हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या पहली बार भारत में रिवर लिंक किया जा रहा है, और क्या इसके लिए कोई अदर्स बॉडीज इन्वॉल्व होती या सरकार के केवल एक फैसले से इसे तय कर दिया जाता है, क्या बैकग्राउंड रहा है इंटरलिंकिंग वाटर रिवर प्रोजेक्ट का, और सेकेंडली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं अदर्स बॉडीज़ पे, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं अदर्स इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या यहाँ पे इमर्ज होकर के आएंगे, इसे जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि केन बेतवा जो परियोजना है वो कितना रेलेवेंस है। राइट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, न्यूज़ में ये इसलिए रही है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, फंड अप्रूव कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ अ रिवर प्रोजेक्ट। टोटल जो कॉस्ट है वो 44,605 करोड़ रुपीस का है, यानी 44,605 करोड़ रुपए का ये पूरा बजट है। कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट जो है 8 सालों में होगा। बात करते हैं लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, यानी किस तरह से केन बेतवा जो रिवर है इनको लिंक किया जाएगा। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि ये जो है इंटर लिंकिंग, अगर हम बात करें रिवर्स की, तो इंटर लिंकिंग रिवर्स जो हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसके तहत कवर की जाने वाली ये पहली रिवर होगी। यानी केन और बेतवा रिवर जो है इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट के तहत कवर की जाने वाली पहली रिवर होगी। और इसके लिए अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड से अगर हम देखें तो नेशनल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। ये ना एक्चुअली में गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएटेड एक बॉडी है, राइट। है नहीं, थी। इसका स्थान जो है आज के टाइम पीरियड में अदर बॉडी ले चुकी है, जो कि है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। डिस्कस करेंगे डिटेल से, इसके भी आगे हमें और डिस्कशन करने की ज़रूरत है, लेकिन पहले हम यहाँ देखेंगे कि इनिशियली इसके बारे में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के द्वारा प्रयास किया गया, और ये कोशिश की गई कि जो केन एंड बेतवा रिवर है दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की, जैसा कि हम जानते हैं, और दोनों की दोनों ही कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है, और एमपी और यूपी के बीच की ही इनकी जो है पूरी की पूरी जर्नी है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो केन बेतवा लिंक है इसके द्वारा एक कैनल, यहाँ पे बिल बी कैनल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 221 किलोमीटर लंबा इंक्लूडेड है इसके अंदर, और एक टनल का भी निर्माण किया जाएगा जो कि 2 किलोमीटर लंबा होगा। आगे और डिटेल से इस प्रोजेक्ट को जानने की कोशिश अगर हम करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 2 फेज में कवर किया जाएगा, यानी 2 चरण हैं इस पूरी परियोजना के, और इसके तहत 4 कंपोनेंट भी आते हैं। पहले फेज के अंदर अगर हम बात करें तो इन्वॉल्व है क्या? इन्वॉल्व है सबसे पहला जो एम्बिशियस यहाँ पे कंपोनेंट दिखाई दे रहा है वो है दोधन बांध, राइट। तो दोधन डैम जो है ये एक हम कह सकते हैं मतलब माइलस्टोन वाला जो है पॉइंट है इस पूरे प्रोजेक्ट का। और इसके तहत अगर हम बात करें तो 2 टनल का निर्माण किया जाएगा, एक होगा लोअर टनल और एक होगा हायर टनल, राइट। केन बेतवा लिंक की अगर हम बात करें, केन बेतवा रिवर लिंक की अगर हम बात करें तो इसके तहत एक पावर हाउस की भी स्थापना की जाएगी। ये सभी कहाँ कवर हो रहे हैं? फेज 1 में। फेज 2 की अगर हम बात करें तो इसके तहत 3 कंपोनेंट आ रहे हैं। एक तो लोअर औरर डैम बनाया जाएगा, दूसरा बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा, एंड तीसरा जो होगा कोठा बैराज बनाया जाएगा। ये तीनों जो हैं डिफरेंट मैनर में आपके फेज 2 के पार्ट हैं। पहला जो हमने पढ़ा वो फेज 1 का था, और ये सारी इंफॉर्मेशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दी गई है कि इस पूरे योजना को वो 2 चरण में जो है समायोजित करेंगे। सेकेंडली इसके तहत इन्होंने ये भी बताया कि 10.62 लाख हेक्टेयर यानी 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को एनुअली इरिगेशन यानी सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। अच्छी बात है। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी 62 लाख लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी। बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा वो हम देखेंगे 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बनाया जाएगा। और वैसे तो सोलर पावर से हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि सोलर पावर के तहत जो है 27 मेगा वाट पावर
का जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं निर्माण किया जा सकता है, यानी पावर जनरेट किया जा सकता है। तो ये पूरी काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट लग रही है और काफ़ी ज़्यादा वेल विंग लग रही है। आगे जानने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है कैबिनेट के द्वारा, जिसमें टोटल फंड की बात की गई है कि 44,605 करोड़ रुपया 2020-21 में इसका जो है कॉस्ट आएगा, है ना? और 8 सालों में कंप्लीट करना है, जैसा कि हम जानते हैं। सेकेंडली यहाँ पे सरकार ने पूरा फंड का विवरण दिया है कि 39, देख सकते हो आप, 39,317 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार के द्वारा ग्रांट दिए जाएंगे। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अदर अमाउंट बचेगा, यानी 3,027 करोड़ रुपीस जो है वो लोन के तौर पे यहाँ इस प्रोजेक्ट को दी जाएगी। और 8 साल के तहत ये पूरी की पूरी जो है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ये योजना हम बना पाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट? मतलब मैं कई बार बता चुकी हूँ, स्टेट ऑफ आर्ट जो होता है वो किसी भी कंट्री का, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज करके जो चीज़ वो बना पाते हैं, बिल्कुल इंडिजिनसली गुड्स जो वो तैयार कर पाते हैं, दैट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, राइट? तो यहाँ हम बात करेंगे इसके तहत एक एसपीवी होगा, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रोजेक्ट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो बॉडी है एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये क्या होगा? ये जिस भी रिवर को लिंक करना होगा उस रिवर के लिए अलग अलग से बॉडी अब स्टैब्लिश की जाएंगी, जो कि नीरा का पार्ट है। देखिए पहले हम यहाँ डिटेल से थोड़ी सी बॉडीज को जान ले, सो दैट हम इजिली इस आर्टिकल को समझ पाए। देखिए हमारे यहाँ जो आज के टाइम में बॉडी काम करती है, आज के टाइम में जो बॉडी काम करती है रिवर वाटर को लिंक करने के लिए, वो बॉडी हमारी कौन सी है? वो बॉडी है हमारी नेशनल, है ना, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट? तो ये जो बॉडी है हमारी, इसे रिप्लेस किया जा रहा है नीरा के द्वारा। और जब नीरा सरकार यहाँ पे लेकर के आ रही है, नीरा यानी नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ क्या, रिवर्स अथॉरिटी, दैट इज अ नीरा, जो कि एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है प्लानिंग के मैटर में। इवन इनको फंड रेज करने का भी पावर है, याद रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ, जो नीरा है इनके पास जो है फंड रेज करने का भी पावर है। यानी ये फंड रेज कर सकते हैं, मार्केट से फंड ले भी सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर इरिगेशन, किसी पर्टिकुलर इंटरलिंकिंग, है ना, इंटरलिंकिंग अगर हो रही हो रिवर वाटर की, तो वहां पे ये फंड देने की अगर ऐसी सिचुएशन बने तो ये फंड दे भी सकते हैं। ये अधिकार इनको गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त है। अगर हम बात करें इस पूरी बॉडी की, तो एक और बात हमें जान के रखनी है कि ये पूरी बॉडी हेडेड की जाती है। हेडेड कौन करते हैं इनको? हेड, इसके हेड कौन होते हैं? तो सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स इसके हेड होते हैं, याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बॉडी जो है बिल्कुल एडवाइजरी बॉडी होती है, एडवाइस करती है, और चूंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है यानी सिंपली अपने डिसीजन ले सकती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, टेक्निकल प्रॉब्लम को के लिए भी ये एडवाइस करती है। डिस्कस करेंगे और आगे इसके बारे में डिटेल से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी सरकार की इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो है काफ़ी सारी नदियों को इंटरलिंक करना है। डिस्कस करेंगे, 30 रिवर इसके अंदर आएंगे, वो डिस्कशन का पार्ट है, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे केन बेतवा जो है इनमें पहली है, याद रखेंगे, केन बेतवा जो है हमारी पहली है। और ये पूरी की पूरी बॉडी कवर कौन कर रही है? ये आज के टाइम में NWDA ये कवर कर रही है, और NWDA को रिप्लेस कर चुकी है नीरा। इसलिए आर्टिकल में आपको कहीं पे नीरा तो कहीं पे NWDA दिखाई देगा, तो डोंट बी पैनिक अबाउट, दोनों ही सिमिलर बॉडी हैं। हाँ, यहाँ पे जो हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये नीरा का ही पार्ट है, राइट? याद रखेंगे। अब इसके तहत हम ये देखेंगे कि जो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो बॉडी है वो आपकी जानी जाएगी KBLPA के नाम से, यानी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। जब तक ये प्रोजेक्ट काम नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होगी, ग्राउंड पे काम करने वाली जो बॉडी होगी, वो यही बॉडी होगी। ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी, अकाउंटेबल होगी टुवर्ड्स द नीरा, राइट? और हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि केन बेतवा जो हमारी बॉडी ये जो दिखाई दे रही है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, ये रेगुलेटेड होगी नीरा के द्वारा। और इसके अलावा अगर हम जानने की कोशिश करें ये प्रोजेक्ट साइन कब हुआ था, तो ये प्रोजेक्ट जो है मार्च, आप देख सकते हो 2022, यहाँ पे 2021 में 22 मार्च को ये साइन किया गया था। MOU हुआ था किसके बीच में? जल शक्ति मंत्रालय के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच में। क्योंकि ये जो केन और बेतवा रिवर है ना, ये दोनों
ये इसी स्टेट में ये फ्लो करती हैं, एमपी से निकलती है और उत्तर प्रदेश को जाती हैं और वहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती हैं, दोनों यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं। और यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अगेन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो कि आपकी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है, राइट। और यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको जल शक्ति मंत्रालय, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए ये भी हो जाता है। जल शक्ति मंत्रालय हमारे न्यूली मंत्रालय है, 2019 में ये फ्रेम की गई थी, आपको याद होगा तो। और इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय का नाम क्या हुआ करता था, तो याद रखेंगे इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय का नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, है ना, रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम बात करेंगे इसके फायदे क्या होंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट से फायदे क्या होंगे और किनको किनको कितना फायदा होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू जो मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा बुंदेलखंड रीजन में जो काफ़ी ड्रॉट आते हैं, सूखा आता है, सूखाग्रस्त जो प्रदेश है उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा अदर्स जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इंक्लूडिंग दोनों स्टेट यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया जाएगा। तो ये 13 जिले कौन कौन से हैं, इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से 13 जिले इसके तहत इन्वॉल्व हैं। तो विशेष तौर पे हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दातिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेना जिला के अलावा बंदा महोबा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो झांसी और ललितपुर के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जैसा कि मंत्रालय ने बताया है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, क्या इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होगा या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे डिस्कशन भी करेंगे कि किस तरह से जो रिवर वाटर होते हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंट के लिए या अदर्स जो लाइफ होते हैं उनको कैसे प्रभावित करते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है, ये काफ़ी प्रभावित होगा ऐसा बताया जा रहा है मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय ये बता रही है कि जो दौधन डैम है ना, जो दौधन डैम है जिसके तहत हम देख सकते हैं यहाँ पे 77 मीटर जिसकी हाइट है, राइट। और जिसकी जो पानी स्टोरेज की क्षमता है, वाटर कैपेसिटी जो है इसकी, वो 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर है, राइट। और हमारी जो NWDA है यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारी है, वो बता रही है कि इसके तहत, है ना, 9000 हेक्टेयर जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। 9000 हेक्टेयर जमीन जो है वो वाटर में जलमग्न हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस 9000 हेक्टेयर जो जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें 5803 हेक्टेयर जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व के तहत आ जाते हैं, जिसके कारण जो है 4141 हेक्टेयर जो है और भी एक्स्ट्रा जमीन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि ली जाएगी अदर फॉरेस्ट एरिया से। यानी हम कह सकते हैं कि 9000 हेक्टेयर जमीन जो है जलमग्न हो जाएगी, जिसमें आधे से अधिक जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व की जाएगी और दूसरे अगर हम देखें तो 4141 के आसपास जो है जंगलों से ली जाएंगी। अगर हम बात करें तो टोटल पन्ना टाइगर रिजर्व का 7.6% हिस्सा जो है ना, वो चला जाएगा, जलमग्न हो जाएगा इस डैम के बनने से, इस रिवर वाटर के लिंक होने से। वाटर जो है लिंक होगी तो टनल बनाए जाएंगे तो इसमें ये चला जाएगा। और आगे हम देखेंगे यहाँ पे साथ ही साथ और बहुत सारे इश्यूज सामने में आएंगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे जिनको मिटिगेट करने के लिए अभी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। जैसे जो है लैंडस्केप वगैरह का इशू आ सकता है, बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और इनके भी द्वारा स्ट्रैटेजी बनाई जा रही हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केन बेतवा लिंक जो बॉडी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा निगोशिएट कर रही है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं देहरादून एंड इसके साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये काफ़ी बॉडी मतलब काफ़ी निगोशिएशन चल रहा है, क्योंकि थोड़े क्लाइमेट इश्यूज भी इसमें आएंगे। और अगर क्लाइमेट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हेवी हो गए और अगर प्रोटेस्ट वगैरह का इश्यूज सामने आ गया तो कैसे उसे टैकल करेंगे, बिकॉज ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी अगर ये बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन बैड इम्पैक्ट अगर हैं इसके तो वो भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे मिटिगेट करने के लिए स्ट्रैटेजी तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके तहत जो है 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो रानी दुर्गावती ऑफ एमपी, दूसरा है यहाँ पे हम देख सकते हैं रानीपुर वाइल्ड लाइफ जो है एरिया आ रहा है ये यूपी का। एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे नौरादेही, ठीक है, तो नौरादेही एंड यहाँ पे रानी दुर्गावती, ये सब जो रीजन्स हैं
जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, अलॉन्ग विद टाइगर रिजर्व तो आप देख ही रहे हो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिवर लिंक का जो आइडिया है ये इंडिया के अंदर क्या ये नया है? तो जी नहीं, बिल्कुल नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। लगभग 150 साल पुरानी ये आइडिया है और ये ब्रिटिश राज के टाइम पीरियड में ही जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि सर जो है आप देख सकते हो सर आर्थर कॉटन। तो सर आर्थर कॉटन के द्वारा पहली बार सजेशन दिया गया था रिवर को लिंक करने का, रिवर वाटर को लिंक करने का। यहाँ पे पहली बार ब्रिटिश राज्य के टाइम में ही ये जो है सलाह दी गई थी, आइडिया दिया गया था, जिसके तहत गंगा रिवर एंड कावेरी रिवर रिवर पे जो है टारगेट था कि इन दोनों रिवर्स को अगर हम साउथ में कावेरी रिवर को इंटरलिंक कर दें वो एरिया से जहाँ पे सूखा रहता है, और गंगा रिवर को नॉर्थ में उस एरिया से लिंक कर दें, उस रिवर से लिंक कर दें जो अदर्स एरिया में सूखा रहता है, तो उसके थ्रू जो है पानी का चैनलाइजेशन हो सकेगा। तो ये काफ़ी पुराना है। इसके बाद हम देखेंगे 1895 के टाइम पीरियड में भी जो है अदर्स रिवर जैसे कि पेरियार रिवर को, है ना, वैगई रिवर को, वैगई रिवर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेरियार रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं जो हमारा पेरियार रिवर है, आप तो जान सकते हो कि जो पेरियार रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वेमबंद लेक के लिए, बिकॉज आप जानते हो वेमबंद लेक जो है काफ़ी लॉन्गेस्ट लेक है और इसके बाद लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। और यहाँ पे पेरियार के अलावा अगर हम बात करें तो और भी रिवर्स को इंटरलिंक करने की बात की गई थी, जैसे कि आप देख सकते हो क्या कुर्नूल कडप्पा कैनल, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट, रावी व्यास सतलुज, ये सब सभी, लेकिन किसी पे अच्छे से काम नहीं हो पाया। इनफैक्ट हम यहाँ देखेंगे कि यूनियन मिनिस्टर जो थे, है ना, 1970s के टाइम पीरियड में, उन्होंने भी वाटर डेफिसिएट को काउंटर करने के लिए, कम करने के लिए, डॉक्टर KL राव ने, जो कि खुद ही एक इंजीनियर थे, उन्होंने भी सजेशन दिया था कि हमें जो है नेशनल वाटर ग्रिड की स्थापना करनी चाहिए और वाटर डेफिशिएट जो हो रहा है इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये काम कम करने का जो काम होगा ये नदियों के जोड़ने से हो सकेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन आए, जैसे हम देख सकते हैं कैप्टन दिनेश साहू, इनके द्वारा भी बताया गया था कि हमें जो है एक काफ़ी ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे ड्रॉट आते हैं, सूखा आता है और बहुत प्रभावित होता है हमारा एग्रीकल्चर, तो इसे हम दूर कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में एक और जो है बाढ़ हो और दूसरी ओर सूखा हो, तो क्यों हम ऐसे इस सिचुएशन को फेस करें, क्यों ना हम नदियों को लिंक करें। लेकिन गवर्नमेंट इस पे काफ़ी रिलेक्टेंट रहती है, कोई वर्क नहीं कर पाती। और 90s 80s के टाइम में हम देखेंगे कि हमारी मिनिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ पे जागेंगी और इसके बाद जो है एक नई प्रपोजल सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो कि ये एडवाइस करेगी कि नदियों को लिंक कैसे किया जा सके, जो कि बॉडी होगी नेशनल, आप देख सकते हो, प्रिस्पेक्टिव प्लान ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि बाद में फिर इस बॉडी को और स्ट्रांग बना करके नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत 30 नदियों को जोड़ने की बात की जाएगी, जिसमें 16 नदियां जो है वो पेनिनसुला क्षेत्र से आएंगी, यानी प्रायद्वीपीय नदियां होंगी, और 14 नदियां जो होंगी वो हिमालय के क्षेत्र से आएंगी। और इसके बाद हम देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में भी केन बेतवा रिवर जो है टॉप मोस्ट रिवर रहा था। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है केन बेतवा रिवर को ही लिंक करने की दी गई थी अमॉन्ग दी 16 प्रोजेक्ट जो कि पेनिनसुला क्षेत्र से आते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या नदियों को जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम काफ़ी होते हैं या कुछ और क्लियरेंस वगैरह लेना पड़ता है, तो हम पूरी प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो वाटर रिवर्स को लिंक करने की, है ना, लिंक करने की जो बात की गई है उसमें क्लियरेंस लेना पड़ता है वेरियस बॉडी से। अब ये वेरियस बॉडी में कौन कौन सी बॉडी आती है, एक बॉडी है हमारी टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस जो देती हैं, वो की है सेंट्रल वाटर कमीशन। तो CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल वाटर कमीशन का पहले पुराना नाम हुआ करता था व्हाट इज सेंट्रल वाटर वेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन, यानी CWINC। ये पुराना नाम हुआ करता था। वैसे तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में की गई थी, याद रखेंगे 1945 में की गई थी। फिलहाल में ये बॉडी जो है CWC के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आती है, इंपॉर्टेंट है। और ये बॉडी जो है ये टेक्निकल एडवाइस देती है ना, टेक्नो और इकोनॉमिकली एडवाइस देती है। क्लियरेंस इसी से लेना पड़ता है कि कितना ज़्यादा टेक्निकली साउंड आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, और दूसरा ये इकोनॉमिकली कितना इफेक्टिव होगा। दूसरा हमें क्लियरेंस लेना पड़ता है फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत आती है। एंड तीसरा जो क्लियरेंस लेना पड़ता है वो रिसेटलमेंट एंड रिहैबिटेशन प्लान फॉर ट्राइब पॉपुलेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के तहत आता है। इसके बाद हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस भी लेना पड़ता है, जो सेंट्रल हमारी
एम्पावर्ड कमिटी के द्वारा दिया जाता है। तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी 2002 में, और इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था 2005 में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को यूज़ किया जाता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे सारी बॉडी इन्वॉल्व है, किस तरह से सारी बॉडीज काम करती हैं। लेकिन इस पूरे लिंकिंग प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है। नुकसान क्या है? इकोलॉजिकली लॉस्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा होगा, डिफॉरेस्टेशन होंगे ही होंगे, और इसके बाद हम देखेंगे जो एक्वेटिक लाइफ है ना, जो जलीय जीवन है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिहेबिटेशन का इशू होगा। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम होगी, जो क्लीन वाटर है वो डर्टी डर्टी हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये हो जाती है कि क्या हम इन सारी चीज़ों के कारण डेवलपमेंट को रोक दें? तो नहीं। तो डेवलपमेंट को रोकना नहीं है, और जो प्रॉब्लम है उसे मिटिगेट भी करना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो काइंडली डू दैट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।